फिजिक्स में हमारे 3 पेपर चलेंगे। फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस। यांत्रिकी एवं दोलन। सेकेंड पेपर होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय। एंड थर्ड पेपर होगा हमारा ऑप्टिक्स, प्रकाशीय। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो मैकेनिक्स का पेपर होगा हमारा वो होगा 33 मार्क्स का, सेकेंड पेपर है 33 मार्क्स का, एंड थर्ड पेपर होगा वो होगा 34 मार्क्स का। इस तरह से फिजिक्स के जो 3 पेपर्स होंगे तुम्हारे 33, 33 एंड 34 मार्क्स के होंगे। मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होंगे वो होंगे 12। ठीक है, और फिर रहेगा तुम्हारे प्रैक्टिकल होगा 50 मार्क्स का। इस तरह से 100 मार्क्स के हमारे थ्योरी एग्जाम रहेगा और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम। तो टोटल हो जाएंगे 150 मार्क्स का हमारा टोटल रहेगा। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस। फिजिक्स के तीनों पेपर्स में हमारे 4-4 यूनिट होंगी। जो मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस है उसकी फर्स्ट यूनिट हम आज स्टार्ट करेंगे। पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस। ठीक है, इसकी यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है निर्देश तंत्र। रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, निर्देश तंत्र क्या होते हैं? हमारे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्थिति है, ठीक है, उसको किसी न किसी तंत्र के सापेक्ष डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लो कोई कण या तो स्थिर अवस्था में होगा या गति करता हुआ होगा, तो वो कण स्थिर है या गति कर रहा है उसको हम किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष बताएंगे। जैसे मान लो कि जो भी पेड़ पौधे हैं या हमारे घर हैं वो हमें स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमारी पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है। यदि हम उसे अंतरिक्ष से देखें या सूर्य के सापेक्ष हम उन्हें देखें तो वे हमें गति करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हम किसी भी तंत्र को चेंज कर रहे हैं यानी किसके सापेक्ष हम उसे देख रहे हैं, उस हिसाब से कण की जो गति है या उसकी स्थिर अवस्था है वो चेंज हो जाती है। जैसे मान लो हम किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो हम बाहर की चीज़ों को स्थिर अवस्था में देखते हैं, पेड़ पौधे हमें स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे हम गति करना शुरू करते हैं तो पेड़ पौधे भी हमें विपरीत दिशा में गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो तंत्र चेंज कर दिया तो उनकी जो स्थिति है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो निर्देश तंत्र क्या होगा कि वह तंत्र या निकाय, ठीक है, वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की गति को या उसकी स्थिति को परिभाषित किया जाता है वह क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग लिख रहे हैं ना कि वह तंत्र या फिर वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की गति को परिभाषित किया जाता है
निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो निर्देश तंत्र क्या होगा, जिसमें हम किसी भी निकाय या पिंड की स्थिति को क्या करते हैं, गति में स्थिति को परिभाषित करते हैं, वह क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमसे किसी दूरी पर रखी हुई है, तो यदि कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उनसे ज़्यादा दूरी पर खड़ा है तो उसके लिए उस वस्तु की दूरी चेंज हो जाएगी, यानी स्थिति चेंज हो जाएगी। तो निर्देश तंत्र के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी कण की स्थिति को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो अब जो निर्देश तंत्र हम लेंगे वो ऐसा होना चाहिए जिसमें इजीली हम किसी कण की स्थिति को परिभाषित कर सकें। तो सबसे जो इजी हमारा निर्देश तंत्र होता है वो क्या होता है, कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 3 एक्सेस होती हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों जो एक्सेस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंडेड, एक होता है राइट हैंडेड। तो जो राइट हैंडेड होता है एक होता है लेफ्ट हैंडेड। तो जो राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसको ज़्यादा काम में लिया जाता है, मोस्टली इसी को यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कण की स्थिति। कार्तीय निर्देशांकों में कण की स्थिति को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट है स्थिति सदिश द्वारा, पोजीशन वेक्टर के द्वारा, ठीक है। यदि हम किसी कण P की स्थिति, यहाँ पर हमारा कोई कण है जो P पे है, ये इसका मूल बिंदु O ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। ठीक है, तो यदि हम कण P की स्थिति को O बिंदु से एक सदिश के द्वारा व्यक्त करें, एक वेक्टर के द्वारा, जिसे हम OP वेक्टर कहते हैं, ठीक है, OP वेक्टर के द्वारा व्यक्त करें तो कहलाता है हमारा स्थिति सदिश के द्वारा व्यक्त करना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि कण की स्थिति बिंदु O से दूरी या स्थिति सदिश OP के द्वारा व्यक्त की जाए तो इसे स्थिति सदिश द्वारा कण की स्थिति व्यक्त करना कहते हैं। तथा इसे अधिकांशतः R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे R वेक्टर द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है।
यदि किसी कण की स्थिति, जैसे कि हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से एक वेक्टर के द्वारा डिनोट करें, जहाँ पर हमारा जो वेक्टर होगा वो आर वेक्टर कहलाता है, और आर वेक्टर का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर से अगर हम इसे डिनोट करें इस कण की स्थिति को, पार्टिकल की पोजीशन को, तो हमारे पास में क्या कहलाएगा, ये कण की स्थिति आर वेक्टर कहलाएगी। ठीक है। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है निर्देशांकों के द्वारा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। ठीक है, तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स के द्वारा कण की स्थिति को बताएं तो वो हमारा क्या कहलाता है, निर्देशांकों के द्वारा स्थिति व्यक्त करना। कोऑर्डिनेट्स से क्या बताएंगे, जैसे मान लो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यदि हम वाई जेड प्लेन पर, ये जो वाई जेड प्लेन बन रहा है, इस प्लेन पर इस पी से एक परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, एक लंब डाला जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्स निर्देशांक कहलाएगा। ठीक है, ये जो एक्स के क्या होगा, पैरेलल होगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्स निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक क्या होगा, एक्स निर्देशांक होगा पी से लंब परपेंडिकुलर वाई जेड समतल पर। ठीक है, इसी तरह से हमारा वाई निर्देशांक क्या होगा, ये हम एक्स जेड प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालें। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी वो किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ये हमारे क्या कहलाएगा, इसका वाई निर्देशांक वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। इसी तरह से जेड कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला हुआ हमारा क्या कहलाता है, जेड निर्देशांक। ठीक है, तो ये हमारा एक्स निर्देशांक क्या हो गया, पी से हमने परपेंडिकुलर डाला वाई जेड प्लेन पे। दूसरा हमारा जो वाई निर्देशांक होगा, वाई निर्देशांक क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा पी से एक परपेंडिकुलर हम एक्स जेड प्लेन पे डालें, पी से एक्स जेड समतल पर डाला गया लंब। ठीक है, तो P से एक्स जेड प्लेन पे डाला गया जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इसका वाई निर्देशांक। मान लो इसको कुछ नाम देते हैं हम, ये हमारा P पॉइंट है, इसको N, इसको N। तो यहाँ से हमारा जो तो यहाँ से जो PN डिस्टेंस है, PN डिस्टेंस क्या हो जाएगी, PN वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वाई वेक्टर के, यानी वाई एक्सिस होगी इसकी, जो वाई की जो डिस्टेंस है वही क्या होगी, PN होगी। इसी तरह से हमारा जो जेड निर्देशांक होगा, जेड निर्देशांक क्या हो जाएगा, जेड निर्देशांक जो होगा P से एक्स वाई प्लेन पे डाला गया लंब। ये जो डिस्टेंस है ये P से, P पॉइंट हमारा P से परपेंडिकुलर डाला हुआ है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन पर डाला गया, P से एक्स वाई प्लेन पर डाला गया परपेंडिकुलर एक्स वाई समतल पर डाला गया लंब। ठीक है, तो P से एक्स वाई समतल पर डाला गया लंब क्या होगा, यहाँ पर हमने डिस्टेंस क्या बताइए, P से ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, जेड निर्देशांक होगी इसकी। तो इस तरह से हम किसी भी कण की स्थिति को दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, एक तो ओपी वेक्टर के द्वारा और दूसरा हम तीनों निर्देशांकों के द्वारा, जिससे एक्स निर्देशांक क्या होगा, वाई निर्देशांक क्या होगा और जेड निर्देशांक क्या होगा। अब हम एक्स वाई और जेड तीनों निर्देशांकों से इस स्थिति सदिश आर वेक्टर को निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि आर वेक्टर जो होता है वो इन तीनों निर्देशांकों का वेक्टर सम है, एक्स वेक्टर,
प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर या फिर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ठीक है, तो हम आर वेक्टर को निकाल सकते हैं इन तीनों निर्देशांकों के द्वारा। ठीक है, इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स वाई जेड निर्देशांकों के द्वारा आर वेक्टर निकालते हैं। इसको इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ओ को एन से निकाल देते हैं। ठीक है, तो आर तथा एक्स वाई जेड के अंदर रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ओ ए डिस्टेंस है, ओ ए तथा एम पी दोनों क्या है, एक्स निर्देशांक है। तो ओ ए वेक्टर निकालते हैं स्थिति सदिश तथा निर्देशांकों में संबंध। जो ओ ए वेक्टर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम पी वेक्टर। ये डिस्टेंस दोनों एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, एक डिस्टेंस थोड़ी आगे है, जेड एक्सिस प्लेन पे है, और ये हमारे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, एक्स डिस्टेंस। तो ओ ए वेक्टर इक्वल टू एम पी वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है हमारी जेड वाली, इसको लिख देंगे एक्स आई के। आई के क्या है, यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन के अंदर। इसी तरह से जो एन पी डिस्टेंस है, ठीक है, एन पी डिस्टेंस हो जाएगी हमारी वाई वाला डिस्टेंस। तो एन पी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा ओ बी वेक्टर वाई जे के। ठीक है, और थर्ड हमारे पास में जो ओ बी डिस्टेंस है, ओ बी वेक्टर इक्वल टू इसके इक्वल सी पी वेक्टर। ये हमारा जेड कोऑर्डिनेट है, जेड के। ठीक है, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे एक्स वाई और जेड। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ओ बी एन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ बी एन में। ठीक है, तीन वेक्टर्स अपने पास में ओ बी, ओ एन और बी एन। ट्रायंगल ओ बी एन में क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर प्लस बी एन वेक्टर इक्वल्स टू ओ एन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमने ट्रायंगल लिया ओ बी एन, इसमें ओ बी वेक्टर सम कर देंगे, ओ बी वेक्टर प्लस बी एन वेक्टर इक्वल्स टू ओ एन वेक्टर। यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, ओ एन वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा ओ बी क्या है, जेड, और बी एन क्या है हमारा एक्स। ये हो जाएगा एक्स आई के प्लस जेड के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं ओ एन पी। तो हमारे पास में नेक्स्ट ट्रायंगल पी में ओ पी वेक्टर इक्वल्स टू ओ एन वेक्टर प्लस पी एन वेक्टर। तो ओ एन वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में है एक्स आई के
प्लस जेड के और जो पी एन वेक्टर है वो हमारा वाई से डायरेक्शन ये हो जाएगा वाई जे के। ठीक है, तो ओपी को हम लिख सकते हैं ओपी इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश स्थिति जो होगी हो जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, आर वेक्टर और एक्स वाई जेड निर्देशांकों के अंदर संबंध मिल जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कार भारती पीजी कॉलेज में आपका वेलकम है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि फिजिक्स में हमारे कितने पेपर चलेंगे। फिजिक्स में हमारे 3 पेपर चलेंगे। फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस, यांत्रिकी एवं दोलन। सेकेंड पेपर होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय एंड थर्ड पेपर होगा हमारा ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो मैकेनिक्स का पेपर होगा हमारा वो होगा 33 मार्क्स का, सेकेंड पेपर है 33 मार्क्स का एंड थर्ड पेपर होगा वो होगा 34 मार्क्स का। इस तरह से फिजिक्स के जो 3 पेपर्स होंगे तुम्हारे 33 एंड 34 मार्क्स के होंगे। मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होंगे वो होंगे 12। ठीक है, और फिर रहेगा तुम्हारे प्रैक्टिकल होगा 50 मार्क्स का। इस तरह से 100 मार्क्स के हमारे थ्योरी एग्जाम रहेगा और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम। तो टोटल हो जाएंगे 150 मार्क्स का तुम्हारा टोटल रहेगा। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस। फिजिक्स के तीनों पेपर्स में हमारे 4-4 यूनिट होंगी। जो मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस है उसकी फर्स्ट यूनिट हम आज स्टार्ट करेंगे। पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस। ठीक है, इसकी यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है निर्देश तंत्र। रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, निर्देश तंत्र क्या होते हैं, हमारे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्थिति है, ठीक है, उसको किसी न किसी तंत्र के सापेक्ष डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लो कोई कण या तो स्थिर अवस्था में होगा या गति करता हुआ होगा, तो वो कण स्थिर है या गति कर रहा है उसको हम किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष बताएंगे। जैसे मान लो कि जो भी पेड़ पौधे हैं या हमारे घर हैं वो
वो हमें स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमारी पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है। यदि हम उसे अंतरिक्ष से देखें या सूर्य के सापेक्ष हम उन्हें देखें तो वे हमें गति करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हम किसी भी तंत्र को चेंज कर रहे हैं, यानी किसके सापेक्ष हम उसे देख रहे हैं, उस हिसाब से कण की जो गति है या उसकी स्थिर अवस्था है वो चेंज हो जाती है। जैसे मान लो हम किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो हम बाहर की चीज़ों को स्थिर अवस्था में देखते हैं, पेड़ पौधे हमें स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे हम गति करना शुरू करते हैं तो वो पेड़ पौधे भी हमें विपरीत दिशा में गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो तंत्र चेंज कर दिया तो उनकी जो स्थिति है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो निर्देश तंत्र क्या होगा कि वह तंत्र या निकाय, ठीक है, वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की गति को या उसकी स्थिति को परिभाषित किया जाता है वह क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग लिख रहे हैं ना कि वह तंत्र या फिर वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की गति को परिभाषित किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो निर्देश तंत्र क्या होगा, जिसमें किसी भी निकाय या पिंड की स्थिति को क्या करते हैं, गति की स्थिति को परिभाषित करते हैं तो क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई वस्तु हमसे किसी दूरी पर रखी हुई है और यदि कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उनसे ज़्यादा दूरी पे खड़ा है तो उसकी भी उस वस्तु की दूरी चेंज हो जाएगी, यानी स्थिति चेंज हो जाएगी। तो निर्देश तंत्र के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी कण की स्थिति को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो अब जो निर्देश तंत्र हम लेंगे वो ऐसा होना चाहिए जिसमें इजीली हम किसी कण की स्थिति को परिभाषित कर सकें। तो सबसे जो इजी हमारा निर्देश तंत्र होता है वो क्या होता है, कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों जो एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंडेड, एक होता है राइट हैंडेड। ठीक है, तो जो राइट हैंडेड होता है एक होता है लेफ्ट हैंडेड। तो जो राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसको ज़्यादा काम लिया जाता है, मोस्टली इसी को यूज करते हैं।